हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और अभी तक आपको 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बन जाता है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए, घ जो है आपका, ये क वर्ग का चौथा वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि कंठ से इसका उच्चारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका इस तरीके से लगता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, तो इन्हें संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का इसके बाद लग जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? तो देखिए, इनमें से पहाड़ी बोली बतानी है कौन सी है। तो देखिए, मंडियाली जो है ये एक पहाड़ी बोली है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यह है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा है। मंडियाली जो भाषा है, यानी कि बोली जो है, ये कहाँ पर बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की ये भाषा है, मंडियाली बोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वा हैं? तो देखिए, आपको मैं हिंदी की क्लास में बताती हूँ, जो शाम 5 बजे आपकी चलती है। तो डेली वो क्लास चलती है हिंदी की, तो आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कैसे आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 5 बजे वाली क्लास जरूर देखें। तो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि अयोग वा कौन कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो देखिए, कितने अयोगवाह होते हैं यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका अंग, दूसरा अह। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह अंग और अह हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इन्हें अनुस्वार यानी अंग की जो मात्रा होती है, इसे कहा जाता है अनुस्वार, और जो अह की मात्रा होती है, इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। 2 अयोगवाह वर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका क्या? रचना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपहार, ग्रंथ और मस्तक की बात करें तो ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में संज्ञा शब्द है, तो देखिए इनमें से संज्ञा शब्द है आपका गंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा शब्द संज्ञा है, यानी कि कौन सी संज्ञा है इसमें, व्यक्तिवाचक ये संज्ञा है। और बाकी आपका पुराना, नीला, मोटा जो है ये आपके विशेषण शब्द हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द कैसे हैं, विशेषण शब्द हैं। बाकी गंगा जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो देखिए रेखांकित जो शब्द है ये क्या है, यहाँ पे स्वयं है। तो रेखांकित जो शब्द है ये सर्वनाम का उचित भेद है। कौन सा ये सर्वनाम है इसमें ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान किसका उपन्यास है। तो देखिए गोदान जो उपन्यास है ये है प्रेमचंद का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोदान के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। और यह किसान जीवन का उपन्यास है, यानी कि यह उपन्यास जो है ये किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। और इसका प्रकाशन कब किया गया, वर्ष 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। तो देखिए सरिस पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय बताना है। तो इसमें उपमेय हो जाएगा मन। मन जो है इसमें क्या है, उपमेय है। जिसकी उपमा की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उपमान। तो ये आपको याद रखना है, पीपर पात सरिस मंडोला में मन जो है ये क्या है, उपमेय है। जिसकी उपमा की जाती है उससे उपमेय, और जिससे की जाती है, जिससे उसकी उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जहाँ मन जो है, यहाँ पर मन जो है ये उपमेय है। और इसकी तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर तुलना की जा रही हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपमेय। किससे की जा रही है तुलना, ये भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो देखिए प्रयोग के आधार पर बताना है पांडु शब्द क्या होगा। तो देखिए प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द हो जाएगा केवल विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्रयोग के आधार पर पांडु, पांडु का मतलब क्या होता है, पीला। पांडु का मतलब होता है पीला। तो पीला शब्द केवल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो देखिए मिट्टी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तत्सम और तद्भव आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है शाम 5 बजे वाली क्लास में, जो आपकी डेली चलती है। आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी का तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मृत्तिका। तत्सम रूप हो जाएगा मृत्तिका। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो मृत्तिका जो है ये मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाएगा। और ऐसे ही मृत्तिका का तद्भव शब्द बताइए कहेंगे तो आप मिट्टी करेक्ट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है। तो देखिए जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में बताना है कौन सा रस हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है आपका अद्भुत रस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो देखिए इनमें विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। तो हया बेहया जो है ये सही युग्म है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध को पहचानिए। तो देखिए इनमें से आपको शुद्ध शब्द पहचान लेना है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, आजीविका। ऑप्शन
बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजीविका शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो देखिए नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है गुण संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुन लेना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शूर, योद्धा, बहादुर। तो वीर के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, शूर, योद्धा, बहादुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए इसमें से पुल्लिंग शब्द है आपका कौन सा, राष्ट्र। राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इच्छा, रक्षा, योग्यता की बात करें तो ये आपके हैं स्त्रीलिंग शब्द। और हिंदी के इसमें 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें एक आध क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें समास के ऐड हुए हैं, आपके सिलेबस से नहीं है, सिलेबस में समास ऐड नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। समास वाले क्वेश्चन को एक आध ऐड हो चुके हैं, उसके लिए आप उन्हें माइंड मत कीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। तो एक आध जो क्वेश्चन है उनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इनमें से विदेशी शब्द पहचान लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलमारी। अलमारी जो है ये एक विदेशी शब्द है। अलमारी शब्द किस भाषा का ये शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है, यानी कि ये हो जाएगा आपका विदेशी शब्द। ये आपको याद रखना है। तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रखे गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। जिस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट अपडेट की गई है स्टडी विद एम पर। तो वहाँ पे आप अभी तक देखेंगे आपको 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो वहाँ पे जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप एक रोज भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। दिन भर आप स्टडी करते हैं और शाम को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, तो काफ़ी आपको लगेगा भी कि किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। आप ये सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसी बेस पे आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी स्टडी कहाँ तक चल रही है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी हेल्प करता है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं, तो आप लाभ जरूर उठाएं स्टडी विद एम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जिम कॉर्बेट संग्रहालय की बात करें तो ये स्थित है आपके कहाँ पर, काला ढूंगी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। काला ढूंगी में आपका जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं में आदमखोर बाघों को मारा गया था, इसलिए इस संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ की गई थी। तो देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो स्थापना है ये उत्तराखंड में कहाँ की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नगर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए SCERT उत्तराखंड की जो स्थापना है इसकी स्थापना वर्ष कब की गई थी, वर्ष 2002 में की गई थी। और नरेंद्र नगर में 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सरयू नदी के किनारे कौन से नगर या कौन सा नगर स्थित है ये बताना है। तो देखिए सरयू नदी की बात करें तो इसके किनारे स्थित है कपकोट और बागेश्वर, दोनों ही हैं। तो ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य
के मध्य कुआंओं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है और कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है। अनुसुईया देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये है चमोली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चमोली जिले में स्थित है माता अनुसुईया देवी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से सही युग्म का चयन कर लेना है। तो इसमें सही युग्म है धारी देवी मंदिर श्रीनगर के नज़दीक। श्रीनगर के नज़दीक नैना देवी मंदिर, नैनीताल, नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल, महादेव नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल, उपयुक्त सभी सतियां। तो देखिए सभी इसमें करेक्ट हैं। धारी देवी श्रीनगर के नज़दीक है, बिल्कुल सही है। नैना देवी का मंदिर नैनीताल में है, नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल में है। तो सभी आपके यहाँ पे सही युग में हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है। तो देखिए जागेश्वर मंदिर समूह जो है ये आपके कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और ये सभी मंदिर भगवान यहाँ पे जो जागेश्वर जो मंदिर है, तो यहाँ पे जो एक महामृत्युंजय मंदिर है तो वो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर भी यही है, मृत्युंजय मंदिर। और जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जागेश्वर धाम का जो सबसे विशाल मंदिर है इसका नाम है क्या, दिन देशवारा। दिन देशवारा का जो मंदिर है यहाँ पे सबसे विशाल मंदिर है। और जागेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी व स्कंदी की मूर्तियां हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी और वल्लभी पुष्टि देवी का जो मंदिर है ये भी स्थित है, जो कि किस शैली में, वल्लभी शैली में निर्मित किया गया है। ये सभी पॉइंट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो देखिए गणनाथ गुफा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके अल्मोड़ा में ताकुला के नज़दीक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यह मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव का ये मंदिर है, यानी कि भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। और इस मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा तथा होली के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतोपथ ग्लेशियर स्थित है। तो देखिए संतोपथ ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, वैसे संतोपथ एक शिखर है ये ध्यान रखेंगे, लेकिन आयोग जो है इसे ग्लेशियर ही मानता है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि बताएं अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। तो संतोपथ ग्लेशियर वहाँ पे आयोग ऑप्शन में देता है। तो संतोपथ ये एक शिखर है, ये ध्यान में रखेंगे। संतोपथ शिखर में एक हिमनद है, यानी कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है अलकापुरी बांक हिमनद। तो वहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है। तो अगर आपके ऑप्शन में संतोपथ शिखर आता है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, संतोपथ ग्लेशियर, क्योंकि आयोग संतोपथ ग्लेशियर ही करेक्ट मानता है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए गए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो अलकनंदा नदी का उद्गम है वो किस तरीके से क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो देखिए संतोपथ ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो गढ़वाल हिमालय में ये स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बद्रीनाथ धाम के ऊपर स्थित है ये, और यहाँ पर संतोपथ सरोवर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ का प्राचीन नाम है। तो देखिए बैजनाथ का जो प्राचीन नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्तिकेयपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और बैजनाथ कहाँ पर किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में स्थित है आपका बैजनाथ, ये ध्यान रखेंगे। और इसका प्राचीन नाम था कार्तिकेयपुर। और यहाँ पर भगवान शिव का भव्य मंदिर भी स्थित है जिसको बैजनाथ बोला जाता है। बैजनाथ जो है ये भगवान शिव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामबाड़ा सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो देखिए रामबाड़ा सोनप्रयाग और तिलवाड़ा बताने हैं ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये सभी हैं आपके मंदाकिनी नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामवाड़ा सोनप्रयाग तथा तिलवाड़ा
एक प्रमुख शहर है ये। रामबाड़ा तो आपके कहाँ पर स्थित है? सोनप्रयाग में है। और तिलवाड़ा भी एक प्रमुख शहर है जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा के मार्ग में इन तीनों शहरों को पार करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान डैश में स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये है आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1989 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में की गई थी। और यहाँ सभी प्रकार के शास्त्रीय गायन व नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, साधुओं का शहर नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋषिकेश को संत नगरी, ध्यान दीजिएगा, ऋषिकेश जो है इसको संत नगरी व विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। और केंद्र सरकार ने ऋषिकेश व हरिद्वार को भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। ये पॉइंट भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ऋषिकेश जो है ये देहरादून का एक उपनगर है जो कि किन नदियों के संगम पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ऋषिकेश जो है व चंद्रभागा गंगा व चंद्रभागा नदियों के संगम पर स्थित है। और केदार खंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आ रहा है कम आंसर। केदार खंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है? और देखिए, ऋषिकेश एकमात्र ऐसा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे, ऋषिकेश एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखिए, ऋषिकेश नगर पालिका कब बनी ये भी पूछा जा सकता है। 1952 में 1952 में ऋषिकेश नगर पालिका बनी। और अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश जो है ये क्या बना? नगर निगम बना। आप कमेंट करके बताइएगा कि केदारखंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है ये कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन वर्ष 2005 में किया गया। और परिषद की शीर्ष संस्था कौन सी है? आम सभा जो है ये परिषद की शीर्ष संस्था है जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए, कोटेश्वर डैम जो है ये बना हुआ है किस नदी पर? ये नदी है आपकी भागीरथी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है जो कि भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। और यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और यह बांध टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो बताएं, जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन जानी जाती है? जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी कर्णावती। नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रानी कर्णावती जानी जाती है। देखिए, रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी, ये आपको याद रखना है। और
मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सेनापति नवाजत खां को वर्ष 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा था। ध्यान रखिएगा, मुगल शासक जो शाहजहां थे, शाहजहां, तो शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा और रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक क्या कर दिए, कटवा दिए थे। इसलिए कर्णावती को नाक कटनी रानी या फिर नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। और देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में है, ये ध्यान रखेंगे, देहरादून में स्थित है। देहरादून के नवादा में रानी कर्णावती का महल स्थित है। और कर्णावती ने देहरादून में एक गांव भी बसाया था, जो कि कौन सा गांव था, करनपुर। करनपुर नामक जो गांव है, ये भी रानी कर्णावती ने बसाया था। आप बताइएगा कि कर्णावती का सेनापति कौन था, रानी कर्णावती का सेनापति कौन था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप सभी लोग भी कितने आंसर आपको आ रहे हैं, इससे आपको पता चलते रहेगा। आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए, सूची फर्स्ट में आपको मेला दिया हुआ है, सूची सेकंड में स्थान दिए हुए हैं। तो कौन सा मेला किस स्थान से सुमेलित होगा, तो यहाँ पे सुमेलित कर लेना है। तो बिस्सू मेले की बात करें तो देखिए, बिस्सू मेला जो है आपका, ये कहाँ पर लगता है, बिस्सू मेला जो है ये आपके लगता है चकराता में। चंद्रबदनी मेले की बात करें, चंद्रबदनी जो मेला है ये आपके कहाँ पर, टिहरी में लगता है। रानी बाग मेला जो है ये कहाँ पर लगेगा, नैनीताल में लगता है, क्योंकि रानी बाग जो है ये नैनीताल में है। और हाट कालिका मेला आपके लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, खानपुर जो है ये किस जनपद से संबंधित है, ये बताना है। खानपुर आपके हरिद्वार में स्थित है। बेरी नाग जो है कहाँ पर स्थित है, बेरी नाग है, जल्दी से बताएं, पिथौरागढ़ में स्थित है। आप सभी लोग भी आंसर लगाएं। साथ ही साथ नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग है आपके कहाँ पर, चमोली में। पंतनगर है उधम सिंह नगर जनपद में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी स्थित है। तो देखिए, चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी ये स्थित है आपके कहाँ पर, उत्तर काशी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तरकाशी स्थित बड़कोट जो हवाई पट्टी है, उत्तरकाशी में कौन सा, बड़कोट हवाई पट्टी स्थित है। और बड़कोट हवाई पट्टी को ही चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सचिव थे ये कौन थे, अजय विक्रम सिंह थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे ये अजय विक्रम सिंह। और अजय विक्रम सिंह 1967 बैच के आईएएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी थे ये 1967 बैच के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली, इसकी शुरुआत कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई। और वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में 74वें, ध्यान दीजिएगा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, वर्ष 1993 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन निकायों को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था। तो देखिए, तिलाड़ी कांड किससे संबंधित था, वन आंदोलन था ये, वन आंदोलन से संबंधित था तिलाड़ी कांड, जो कि कब घटित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1930 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, मई 30 मई 30
मई 1930 को उत्तराखंड के टिहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदान में आंदोलन तिलाड़ी के जो मैदान में आंदोलन कर रहे थे टिहरी रियासत के अधिकारी, तो ये ध्यान रखेंगे टिहरी रियासत के अधिकारी तिलाड़ी के मैदान में क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और सैकड़ों ग्रामीणों को गोलियों से मार दिया गया वहां पे। और इसे गढ़वाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जो तिलाड़ी कांड है इसे गढ़वाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 30 मई 1930 को यह कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड। तो 30 मई 1930 को उत्तराखंड के टिहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदान में जो आंदोलन कर रहे थे, सैकड़ों ग्रामीण वहां पे आंदोलन कर रहे थे, तो उन अधिकारियों ने ग्रामीणों पर गोलियां चला दी और गोलियों से उन ग्रामीणों को मार दिया था। तो इसे गढ़वाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, तिलाड़ी कांड को। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड वन विकास निगम जो है इसका गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 2001 को किया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह राज्य सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। और इस निगम का जो गठन है ये वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए राज्य में वन उपज को बेहतर दोहन राज्य में वन उपज के बेहतर दोहन और उससे जुड़े मामलों के लिए किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे क्यों इसका गठन किया गया, ये भी पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो देखिए केदार खंड में गोपेश्वर का जो नाम वर्णित है वो किस नाम से वर्णित किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गो स्थल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केदार खंड में गोपेश्वर का नाम गो स्थल है और केदार खंड स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के 3 खंडों में से एक है। भगवान शिव के स्थानीय नाम केदार के बाद गढ़वाल क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। तो जल्दी से बताएं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है। तो इस द्वार का नाम है ब्रांडिस गेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रांडिस गेट। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और देहरादून भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं तो कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है पूछा जा सकता है, गुजराती भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है और इसकी रचना महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी। तो इसकी रचना अफ्रीका यात्रा के दौरान की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुंड या शबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो देखिए मुंड और शबर नाम से कौन सी जनजाति है या प्रजाति है ये बताना है आपको, मुंड और शबर के नाम से जाने जाने वाली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल। कोल जो प्रजाति है इसको मुंड या शबर नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध में उसने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो शुंग वंश की नींव किसने रखी ये भी पूछा जा सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। और किसकी हत्या करके ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी और उन्होंने प्रयागराज में, जो राजा हर्षवर्धन है, इन्होंने प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन भी करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो देखिए कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था ये थानेश्वर का शासक था, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शासनकाल कब से कब तक रहा हर्षवर्धन का, ये भी पूछा जा सकता है। तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन रहा थानेश्वर में, और यह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है हर्षवर्धन, ये आपको याद रखना है। और उसके समय ही चीनी यात्री हुइनसांग जो है ये भारत आया था, ये भी, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। तो देखिए झूम कृषि से अक्सर आयु के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए इस क्वेश्चन को। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। डेली सुबह 10 बजे, शाम 5 बजे हिंदी की क्लास आ रही है आपकी, और रात को 8 बजे आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और इन सेशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए मध्य प्रदेश में की जाने वाली कृषि विधि है झूम कृषि, और इसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको दहिया भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी झूम जो है, झूम कृषि को वेवर, दीपा आदि नामों से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कौन सी उपज नहीं आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फल सब्जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फल सब्जी को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इनका एमएसपी घोषित नहीं होता। तंबाकू, धान, पटसन, कोपरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, ये आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कौन सा ये उपकरण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फावड़ा। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला मानव रोग कौन सा है? ये रोग है आपका आंत्र ज्वर, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो देखिए CHRI का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI का मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए इसका मुख्यालय है कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए BIMSTEC ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। कितने देश? 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है।
और इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और ढाका देखिए बांग्लादेश की राजधानी भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो देखिए जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने, ये राज्य है आपका असम राज्य, जिसने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी जो है इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाल वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो देखिए पाल वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? गोपाल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का सर्वप्रथम राजा था ये, और इसने 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाए कि किस शताब्दी में पाल वंश की स्थापना की गई और कहाँ पर की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। और यह जो है ये गोपाल जो था ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, और इसने ओदंतपुरी में एक मठ की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है रोपण खेती के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत चाय, कॉफी आदि की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो देखिए नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को भी नीला ग्रह कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को भी क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। जो वरुण है आपका, इसको क्या कहा जाता है? हरा ग्रह। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो कि निष्क्रिय गैस नहीं है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए क्यों क्यों लड़की इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महाश्वेता देवी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह पुस्तक किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सा ये देश था? तो ये देश था न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले मतदान की अनुमति महिलाओं को प्रदान की थी। और यह अनुमति 1893 में प्रदान की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह आंदोलन वर्ष 1919-20 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो विवरण है ये प्रस्तुत किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक
उपबंध किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको रेगर भी या फिर रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। काली मिट्टी को ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगर, रेगुर, कल्लर भी कहा जाता है और ये लावा निर्मित मिट्टी है जो कपास की उपज हेतु महत्वपूर्ण है और इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? तो देखिए हाथ से मैला उठाने का जो कार्य है इसको भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1993 वर्ष 1993 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह प्रतिबंध हाथ से मैला उठाने यानी कि कूड़ा कचरा उठाना, जो मैला कचरा होता था कूड़ा कचरा, तो उसे उठाने के लिए तो कूड़ा जो कचरा है उसको उठाने से रोकने के लिए अधिनियम 1993 के तहत इसे लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,80,000 परिवार हाथ से मैला उठाने में लगे हुए थे और इस दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य में पहले पायदान पर था। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में ये बताना है। तो अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है और ये घोषणा वर्ष 1948 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है किसको? कुंवर सिंह नेगी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुंवर सिंह नेगी एक भारतीय ब्रेल संपादक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ भगवान बुद्ध का उपदेश और हजरत मोहम्मद की वाणी हैं। और भारत सरकार ने कुंवर सिंह नेगी को वर्ष 1981 में पद्मश्री और वर्ष 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और कुंवर सिंह नेगी जो है ये ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वृद्धि। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? इनफीरियर गुड्स कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं की मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को कब दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1893। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे
से सामान सहित क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया गया था। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्षों तक रहकर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया और सफलता भी इसमें प्राप्त की इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो कौन बनाती है ये बताना है। तो लोकसभा जो है ये संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखें इसको। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून लोकसभा बनाती है, क्योंकि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है और लोकसभा संसद का एक अंग अथवा सदन है, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। तो राजकुमार सलीम जो है ये आगे चलकर क्या कहलाया, ये कहलाया जहांगीर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर अकबर का पुत्र था और इसने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण क्या दी थी, फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से डैश की क्रिया होती है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है, ये क्रिया है आपकी अपक्षयी क्रिया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। शैल या चट्टान धूप, वर्षा, पाला एवं वायु से प्रभावित होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक नाम प्रायः किस भाषा में से प्राप्त होते हैं। तो देखिए जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है, जिन लोगों ने जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो आप इन्हें भी जरूर नोट डाउन हो सके तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इन्हें ध्यान में जरूर रखें। चलिए अगला है, रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल भी कहते हैं। तो देखिए रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं इन्हें प्रायः लाल शैवाल भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दिए गए ग्रहों को उनके आकार और अवरोही क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। और देखिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आप कमेंट करके बताइएगा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो यहाँ पे जो डैश है क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए इंक्रीज इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट जो है ये हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसके द्वारा किसी पैराग्राफ के इंडेंट को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से तुनिया किसका अन्य नाम है। तो देखिए तुनिया जो है ये कॉपर सल्फेट का अन्य नाम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। नैनीताल में सबसे बड़ा जो भूस्खलन है ये 18 सितंबर 1880 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैनीताल उत्तराखंड का एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, ये आपको पता है, और ये उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी भी है, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो देखिए बैरास कुंड जो है ये रावण की तपस्थली है और ये कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए चमोली जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर प्रसिद्ध व प्राचीन शिव मंदिर भी है।
बैरास कुंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो कौन सा ये सागर है जिसका जल सर्वाधिक खारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है दिए गए ऑप्शन में। और इसकी लवणता की बात करें तो 238% है इसकी लवणता। वैसे विश्व में सर्वाधिक खारी झील तुर्की की वान झील है और इसकी लवणता कितनी है? 330%। तो याद रखेंगे, दिए गए ऑप्शन में पूछा जाए तो आपका मृत सागर हो जाएगा। और अगर विश्व में पूछी जाती है तो विश्व में सर्वाधिक खारी झील है तुर्की की वान झील, वान नामक झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त होता है रिंगाल, आप सभी को पता ही होगा। इसका वानस्पतिक नाम बताना है तो इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? चिमोनो बेमोसा फैलकाटा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चिमोनो बेमोसा फैलकाटा इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। और उत्तराखंड में ये हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त होने वाला है रिंगाल। और रिंगाल को बौनाबास भी कहा जाता है। और उत्तराखंड का ये एक उपयोगी पौधा है जिससे क्या बनाए जाते हैं? जिससे टोकरियाँ, सूपे आदि बनाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो देखिए, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली जो भारतीय महिला थी ये थी एस विजया लक्ष्मी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये मद्रास चेन्नई की रहने वाली थी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1979 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें FIDE ने, ध्यान दीजिएगा, FIDE ने इन्हें इंटरनेशनल मास्टर वोमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब भी प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है मकबूल फिदा हुसैन को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जून 2011 में इनका निधन हो गया था। कहाँ पर? लंदन में इनका निधन हुआ था। और इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो इनका जन्म वहीं पर हुआ था। और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की कई आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाई थी जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो देखिए, पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण बताना है तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑरोबेंच, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है। तो माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? बैगन का जो पत्ता है ये छोटा हो जाता है। बैगन का छोटा पत्ता रह जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैसे साइंस आपके सिलेबस में नहीं है तो साइंस के एक आध क्वेश्चन होंगे तो आप उनको स्किप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत है। और यह कपास के दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इन्हें मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। और भारत में इस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जो आपकी पर्णपाती वन है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है भारत में। और पर्णपाती वनों में मुख्यतः साल हो गए, सागौन हो गए, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, आम हो गया, तो ये वृक्ष आते हैं पर्णपाती वन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींबू वंश यानी कि साइट्रस
में कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो देखिए नींबू जो आपका सिट्रस फ्रूट होता है ना नींबू, तो इसमें कैंकर रोग जो हो जाता है ये किसके द्वारा फैलता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके है मनीला में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनीला, फिलीपींस में ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो देखिए ये जो अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, जिसे क्या कहा जाता है? जिसका अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो देखिए हिंद महासागर जो है ये कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। हिंद महासागर जो है ये कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से किस सागर से जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण कब किया गया? 1859 में कृत्रिम रूप से बना है ये नहर और इसका निर्माण कब किया गया? 1859 में। और फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड इनका नाम है, फ्रांसीसी इंजीनियर है ये फर्डिनेंड ने, तो इनकी ही देख रेख में, फर्डिनेंड की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। स्वेज नहर जो है ये 162 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रखना है। और 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो देखिए करीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात है ये किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? ये अनुमानित किया जाता है लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद का चयन करें। तो यहाँ पे अनुपस्थित पद का चयन कर लेना है और इस श्रृंखला को कैसे सॉल्व करना है, आप सभी लोग पहले अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, पूरे जितने भी 26 अल्फ़ाबेट हैं, लेटर हैं, सब लिख लीजिए। उसके बाद उनको नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग के हिसाब से सबसे पहले जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे W4 और C3 दिया हुआ है, W4 C3, ऐसे ही U6 और E5, इस तरीके से आप ऐसे सबको लिख लीजिए। S8 G7 Q10 I9। उसके बाद है आपका O12 K11। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए नंबरिंग के हिसाब से आप, अगर आपने लेटर नंबरिंग कर लिए हैं तो W जो है ये किस नंबर पे आ रहा है? W आता है आपके 23 नंबर पे। लेटर 1 2 3 करके सभी लेटर में आप नंबरिंग कर लीजिए, तो 23 नंबर पे आपका W आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ से आप -2 करते जाइए, -2 करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। ऐसे ही -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ऐसे ही -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 17। तो आप Q देखेंगे तो Q भी आपका 17 नंबर पे ही आ रहा है। और ऐसे ही -2 करेंगे तो यहाँ पे O जो है ये कितने नंबर पे आ जाएगा? 17 में से 2 माइनस कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। अब देखिए 15 से अगर आप 2 माइनस करते हैं, 15 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 13। अब 13 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है ये आपको पता रहना चाहिए। आपने लेटर में नंबरिंग कर ली है तो M जो है ये आता है आपके 13 नंबर पे। तो ऐसे ही आपको -2 कर लेना है तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 11 पे आता है आपका K वाला लेटर। और ऐसे ही आप -2 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा और 9 पे आता है आपका I लेटर। और ऐसे ही आपके सेकंड में रो में जितना है यहाँ पे आप 2 प्लस करते जाएंगे। 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया यहाँ 8,
और ऐसे ही 8 में 2 प्लस किया 10 आ गया, 10 में 2 प्लस किया आपने 12 आ गया। ऐसे ही आप प्लस प्लस करते जाएंगे। तो 12 के बाद देखिए यहाँ पे आप 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो M14 यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 16 आ गया, और ऐसे ही 18 आ गया आपका, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। और ये वाली थर्ड वाली रो में देखेंगे CEG आ गया, उसके बाद आपका G के बाद I हो गया, I के बाद K हो गया। K में आप 2 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप K में K के बाद क्या आता है आपका KLM, यानी कि K में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे KLM, M आ जाएगा, इधर M आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 प्लस किया तो ऐसे ही करके 2 प्लस करते जाइए। फिर आपका यहाँ पे देखिए इरेज हो गया है, लेकिन आप कर लीजिए। इसके बाद M के बाद अगर आप 2 प्लस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, M आता है 13 लेटर पे। M में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि O लेटर आ जाएगा आपका इसके बाद। और इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, 2 प्लस करेंगे तो 17 आता है, 17 में आ जाएगा आपका Q लेटर। तो ऐसे ही आप जो थर्ड रो है आपकी नंबरिंग वाली, लास्ट में जो 3 आ रहा था, 3 वाली लाइन, इसमें भी आप 2 ऐड करेंगे, 3 में 2 5 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में ऐड करेंगे 2 7 आ जाएगा। ऐसे ही 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा। ऐसे ही 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13, 2 ऐड करेंगे 13। फिर आ जाएगा आपका 15 और फिर आएगा 17। तो आप इस रो में अगर देखेंगे जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस श्रृंखला में आ जाएगा आपका M14 और M13। तो यहाँ पे आपका M14 और M13 आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए दिए गए ऑप्शन में M14 M13 किस में है, तो M14 M13 है आपके ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी टाइम लग गया है, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिए, लेटर लिख लीजिएगा नंबरिंग करके। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं हो रहा लिखना, तो आप इसको एक बार अपने कॉपी में कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस और इसके बाद इनटू को प्रस्तुत करता है तो माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, इनटू जो है ये डिवाइड को प्रस्तुत करता है, और डिवाइड जो है ये माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो अभिव्यक्ति दी हुई है इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। यहाँ पे आप बोर्ड मास का यूज़ कर लीजिएगा, बोर्ड मास का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 लड़कियों में नेहा राधा से ज़्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है, राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है, बताइए पाँचों में से सबसे छोटी कौन है। तो इनमें से सबसे छोटी है पूनम, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। आर द्वारा लोहे के व्यापारियों, टी द्वारा कपड़े के व्यवसायियों तथा एस द्वारा सभी व्यापारियों को निरूपित किया जाता है। तो इनके संबंधों को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो आरेख हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, सभी व्यापारी है तो इस तरीके से दर्शा लेना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो दिए गए ऑप्शन में आपका विषम शब्द हो जाएगा क्या, एट्स, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।